जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपकी कल है, तो कल साथियों जिनकी भी परीक्षा है उन सभी की परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक अंतिम समय में आपको ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा पर साथियों भारी पड़ेंगे। आप देखेंगे साथियों कि यहां से तकरीबन आधे से ज्यादा परसेंट साथियों पेपर आपको देखने को मिलेगा अपनी परीक्षा में। तो अगर आप साथियों पूरी ईमानदारी के साथ अपनी परीक्षा से पहले इस पूरी क्लास को देखकर चले जाते हैं तो आपका पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा, आपका पेपर आप पास कर दोगे। चलिए तो साथियों पूरे के पूरे इस वीडियो में मैंने 100 सवाल लिए हैं। अपनी परीक्षा से पहले इन 100 सवालों को घोलकर आप लोग पी लीजिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा। और जैसे आपको पता है कि कितने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उतने उतने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों, तपस्विनी होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी कि 10 सवाल सबसे पहले हिंदी के होंगे, उसके बाद जीके वगैरह हम लोग देखेंगे, विज्ञान। कह रहे कि दो शब्द यहां पर हैं, एक अन्य है और एक अन्य है। इन दोनों के मतलब क्या होते हैं मुझे बताइए। देखिए इस अन्य का मतलब साथियों क्या होता है, दूसरा, है ना। तो दूसरा कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है। और इस अन्य का मतलब क्या होता है, अनाज। तो यानी कि आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि जातिवाचक संज्ञा इसमें से मुझे बताइए कौन सी है। तो जातिवाचक की अगर हम बात करते हैं तो वकील शब्द जो यहां पर है ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला देखिए, कह रहे कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहां पर जो रेखांकित शब्द है ये आपसे पूछा जा रहा है क्या है, क्या ये उपसर्ग है, उपसर्ग तो नहीं है। क्या ये अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है। तो प्रतिदिन शब्द साथियों जो यहां पर है ये एक अव्यय है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कैसा है। तो पुस्तक तो एक साथियों एक वचन है, बहुवचन थोड़ी ना ये। तो इस प्रकार आपका आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है। तो हिंदी में उपन्यास सम्राट साथियों मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहावत का दूसरा नाम क्या है। यानी कि कहावत को और क्या उपमा के नाम से जानते नहीं, तुलना के नाम से जानते नहीं, लोकोक्ति इसको कहा जाता है। कहावत को लोकोक्ति भी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ये किस मुहावरे का अर्थ है। तो ये किस मुहावरे का अर्थ है आपसे पूछा जा रहा है साथियों। सिर मारना ये इसका अर्थ होगा, सिर पर सेहरा बंधा होना या सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। बिल्कुल साथियों, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना ये अर्थ हो जाएगा किसका, किस मुहावरे का, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय शब्द में साथियों कौन सी संधि है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा इसमें आपकी गुण संधि है। गुण संधि आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गुण संधि किसमें होती है, जिसमें एक मात्रा लगी होती है इस प्रकार की, और जिसमें साथियों दो मात्राएं लगी होती वहां पर वृद्धि संधि होती है ना। और जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ होता है वहां पर आपकी वृद्धि संधि होती है। तो ये चीजें भी आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब यहां से साथियों हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन जीके के, उसके बाद विज्ञान के लगभग कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर करंट अफेयर के सवाल होंगे, और फिर बिहार जीके, और फिर मैथ, और फिर इंग्लिश। यानी कि आपकी परीक्षा में साथियों जहां जहां से जिस जिस सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा ना, उन सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया है प्रश्नों के माध्यम से इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु इसमें से कौन सा है। तो जो हाथी है ना साथियों, हाथी ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने साथियों तैयार किया था। तो महात्मा गांधी जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या पिंगली वेंकैया ने। तो पिंगली वेंकैया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि गिद्ध ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये साथियों कहां पर किया जाता है, ये तो पंजाब में किया जाता है। पंजाब का ये लोक नृत्य हो जाएगा गिद्धा, और ये आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। क्या ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है, या हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। तो आपको ये याद रखना है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। चाहे आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन ये आपके मनोमस्तिष्क में फीड हो रहे हैं। इनका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे साथियों, पेपर आपके सामने होगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों कहां पर स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, करके भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो कोलकाता है, त्रिवेंद्रम है,
या साथियों मदुरै है या मुंबई, तो आपका जवाब जो होगा वो कोलकाता हो जाएगा, यानी कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो कोलकाता है। अगला सवाल देखिए, फिजी देश की राजधानी इसमें से कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी इसमें से कौन सी है साथियों? सुवा है। क्या है? सुवा है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर साथियों कौन सा शहर स्थित है? मैं कहूंगा कटक शहर स्थित है। कटक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप क्वेश्चन बहुत आराम आराम करें, आप बहुत तेजी के साथ इन सवालों को देखिए और तैयार करिए साथियों इन सवालों को। कह रहे कि नासिक शहर जो है ना, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों जो जैसलमेर है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो भाई साहब पूर्व का एथेंस पता किसे कहा जाता है साथियों? मदुरै को कहा जाता है। मदुरै शहर को ही साथियों पूर्व का एथेंस कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों कहां पर स्थित है बताइए मुझे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो ये लखनऊ में स्थित है, पटना में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, सूरत में स्थित है। मैं कहूंगा साथियों इनमें से कहीं पर भी नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। कहां पर? ये नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये साथियों राजमुंदरी में स्थित है। कहां पर? राजमुंदरी में स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 23 मई को, 7 अप्रैल को या 10 दिसंबर को? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद देखिए कह रहे कि द लाइट ऑफ एशिया, यानी कि हिंदी में कहे तो एशिया की रोशनी या ज्योति पुंज भी कहा जा सकता है। क्या साथियों? इनको ज्योति पुंज भी एक तरीके से कहीं कहीं पर कहा गया है। तो ये किसको कहा जाता है? ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनुस्मृति की रचना किसने की थी? शुरू में जो आ रहा है उन्होंने की थी, यानी कि मनु आ रहा है, तो मैं कहूंगा मनु के द्वारा ही मनुस्मृति की रचना की गई थी। कह रहे कि पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक कह लो, राजवंश कह लो, बात एक ही है। तो गोपाल साथियों पाल वंश के संस्थापक थे। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये तो साथियों किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए भाई उसके बाद देखिए कह रहे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है साथियों? जयदेव है। कौन है गीत गोविंद के रचयिता? जयदेव है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए कह रहे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था साथियों? ये आपको मालूम होना चाहिए। 1556 में हुआ था। अच्छा किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू कहां पर हैं? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। चलिए अगला देखिए कह रहे कि अकबरनामा और आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये अकबर के द्वारा लिखित है? नहीं। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित है? नहीं। ये अबुल फजल के द्वारा लिखित है। अकबरनामा को भी अबुल फजल ने लिखा और आईने अकबरी को भी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया। साथियों अगर आप अपनी जीके जीएस को मजबूत करना चाहते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा जो कि आरबीडी की बुक है, पॉकेट जीके, जो कि खान सर की साथियों ये बुक है। इस बुक में आपको वो हर एक टॉपिक मिल जाएगा जहां जहां से एग्जामिनर परीक्षा में साथियों प्रश्न पूछते हैं और वो हर एक टॉपिक साथियों बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर कवर अप किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि जो भी साथियों हाल फिलहाल के एग्जाम में उसमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा है उन सभी टॉपिक्स को तो खास तौर से बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर कवर अप किया गया है। तो साथियों अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं या अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इस बुक को ले सकते हैं। साखी, सबद, रमैनी ये किस ग्रंथ के भाग हैं? तो ये किस ग्रंथ के भाग है? मैं कहूंगा बीजक के भाग हैं। और बीजक किसके द्वारा लिखित है साथियों? ये सूरदास के द्वारा लिखित है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना? अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने
दिल्ली के स्थान पर जो राजधानी अपनी बनाई थी वो किसको बनाई थी, मुझे बताइए। दौलताबाद को, जौनपुर को, आगरा को या खलीलाबाद को? तो मैं कहूंगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी दौलताबाद में बनाई थी। कह रहे कि कालिंदी जो है ना, ये इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कालिंदी जो है ये यमुना नदी का दूसरा नाम है, अर्थात यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है ना। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र ये भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये तो साथियों प्रयागराज में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। और भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? मैं कहूंगा श्री नीलम संजीव रेड्डी ही भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? एस राधाकृष्णन की बात चल रही है। ये राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कह रहे कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन बनी? तो कौन बनी साथियों? इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी इनका नाम है। यानी कि सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति जो बनी थी वो एम फातिमा बीबी जी बनी थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो क्या ये अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है? नहीं। प्रधानमंत्री के पास नहीं, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इसलिए आपके सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा तो स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है और यही वसूला जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा क्या एक पंचायत क्षेत्र के लोगों को कहते हैं? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामवली में पंजीकृत लोगों को साथियों ग्राम सभा कहते हैं। बिल्कुल सही, ये दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहले देश की अगर हम बात करें तो फ्रांस आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। अगला देखिए, कह रहे कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं, सेबी के अध्यक्ष नहीं, आरबीआई के गवर्नर नहीं साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता। अगला सवाल देखिए, चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो चेलैया समिति का संबंध क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। पहला पढ़ा और पहला ही आपका आंसर हो गया। चेलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से है। उसके बाद देखिए, करके एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो अब साथियों विज्ञान के सवाल आप लोग यहां पर देखेंगे। विज्ञान के भी तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 30 सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस में दिए गए ना 30 सवाल, तो यह बात आपको मालूम होना चाहिए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर है ना, ये क्या होता है साथियों? यही तो है आपकी एक प्रकाश वर्ष, इसके बराबर होती है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बस ये 12 यहां पर नहीं आना चाहिए था, 12 घात के रूप में आना चाहिए था। तो ये संख्या आप लोग एक बार याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो मैं कहूंगा साथियों वोल्ट होती है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। कहने के दो क्रमागत शृंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है? तो आसमान नीला पता क्यों नजर आता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आसमान नीला नजर आता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, यानी कि कौन सी राशि अदिश राशि है? तो मुझे बताइए इसमें से कौन सी अदिश राशि है? मैं कहूंगा ये तीनों जो है ना साथियों, ये तो सदिश राशियां हैं, लेकिन ऊपर वाली की अगर बात करें कार की, तो ये आपकी एक अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरणों को मापता है? तो अवरक्त विकिरणों को साथियों जो मापता है ना, वो विकिरण मापी मापता है। क्या विकिरण मापी जो है ना, ये अवरक्त विकिरणों को साथियों मापता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस में
प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। मैं कहूंगा सोयाबीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यानी कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, करके सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा? यानी कि सर्वाधिक दाता रक्त समूह आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ओ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ओ जो है ये सबको एक तरीके से साथियों रक्त का दाता कहलाता है। ये रक्त दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, है ना, इसलिए। उसके बाद देखिए, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम साथियों विलियम हार्वे है, और विलियम हार्वे के द्वारा ही रक्त संचरण की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए, किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो साथियों अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं? करंट अफेयर के क्वेश्चंस आना साथियों आपके अब स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है लगभग 10 से 12 सवाल आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, करना पड़ेंगे ना। तो इस वीडियो में मैंने साथियों हर एक चीज को कंप्लीट किया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन सिलेबस को मेंटेन रखा है मैंने। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन लिए, नहीं साथियों। जो एग्जामिनर ने बताए हैं कि भाई इन इन टॉपिक से, इन इन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी टॉपिक्स के, उन सभी सब्जेक्ट के सबसे दमदार क्वेश्चन साथियों मैंने निकाले हैं, है ना। और इस पीपीटी को बनाने के लिए साथियों मेहनत लगती है, काफी मेहनत लगती है। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे तो मेरा मानना है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों अपने सिलेक्शन के लिए इस चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भले आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद साथियों आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी साथियों जब तक ये पेपर आपका चल रहा है ना, जब तक इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। इतना फायदा कि सिलेक्शन आपका साथियों हो जाएगा, है ना, बशर्ते आप इन क्लासेस के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें। चलिए, तो अब करंट अफेयर की हमने शुरुआत कर दी है। आपसे कहा जा रहा था कि किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका देश में साथियों प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद देखिए, कह रहे मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है साथियों तसेगो गेलई, और ये पहली अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। अगला देखिए, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो साथियों विजय दुर्ग रख दिया है। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। विजय दुर्ग इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। कह रहे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है 38वें राष्ट्रीय खेलों में। हाल ही में किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया? तो साथियों न्याय विभाग में निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? मोनिका रानी को नियुक्त किया गया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? झारखंड, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? तो साथियों कर्नाटक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक राज्य नक्सल मुक्त हो चुका है। अगला देखिए, कह रहे कि किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया? तो साथियों किसको नियुक्त किया गया? सागर सिंह कलसी को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया है। अगला देखिए, कह रहे बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये साथियों बेल्जियम देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, और बेल्जियम के ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम साथियों बार्ट डी वेबर है। चलिए, कह रहे कि किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो किस देश की बात चल रही है? आपसे पूछा जा रहा है, स्पेन देश की बात चल रही है। स्पेन देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्तों में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है। उसके बाद देखिए, कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? अमेरिका बाहर हुआ है। अमेरिका आपके सवाल का जवाब होगा। कौन सा देश है? तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश कौन सा बन गया है? तो साथियों कौन सा देश बन गया? अपना देश भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। कह रहे कि कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों?
आप लोग याद रखेंगे ट्रेविस हेड इस सवाल का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों? अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम साथियों सिमोना हालेप है, और सिमोना हालेप ने ही, ये टेनिस खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप, इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला देखिए, कह रहे कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? बताइए। तो किसने की थी साथियों? बिहार जीके की ये सवाल है। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो कब किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। 1908 में किया गया था। आंसर आपका ए होगा। कहेंगे जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो किस पार्टी से जुड़े थे साथियों? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में साथियों कैद करके रखा गया था। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चन साथियों यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो पूरे 10 सवाल हम लोग देखेंगे साथियों, सबसे टॉप लेवल के मैथ के, जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में आने के पूरे चांसेस हैं। यानी कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 50 प्राप्त होती है। तो वो संख्या बताइए। मान लेते हैं साथियों वो संख्या हम x मान लेते हैं ना। तो कहने कि जब किसी संख्या के 30% यानी उस संख्या के 30% यानी कि 30/100, इसमें जब 38 जोड़ते हैं तो साथियों मैंने 38 जोड़ दिया तो परिणामी संख्या 50 आ जाती है। यानी कि जो संख्या है फिर क्या आ जाती है साथियों? 50 आ जाती है। तो कुल मिला के आपसे कहा जा रहा है कि x का मान बताइए। अब देखिए, इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो ये 3 की गुणा x से होगी साथियों, 3x हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें 10 की गुणा 38 से होगी तो 380 हो जाएगा, और बटे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, बराबर क्या है साथियों? 500 है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 3x आपका ये हो गया, प्लस आपका 380 हो गया, है ना, और बराबर ये 10 की गुणा 500 से होगी तो ये कितना हो जाएगा? 5000 यहां पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना? चलिए, अब अगर बात करें साथियों 3x बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात सॉरी ये 50 था ना, तो ये 50 ये फिर 500 होगा। मैंने 5000 क्यों लिख दिया है ना? ये भी कितना है? ये 50 है आपका। तो 50 की गुणा जब 10 से होगी तो 500 होना चाहिए। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 500 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 380 यहाँ आ जाएगा। यानी कि 3x बराबर आपका 500 में से 380 जब घटाओगे आप, कितना बचेगा साथियों? 20 उधर बच गए, यानी कि 120 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 120/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे 3 × 3, 3 चौक 12, यानी कि x बराबर आपका जो आएगा वो 40 आएगा। तो कुल मिला के वो संख्या क्या थी? हमने वो संख्या x मानी थी। x का मान कितना निकला? 40 निकला। यानी कि आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रही है दीवार की घड़ी की, है ना, क्या लिखा हुआ है? दीवार की घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई, यानी कि दीवार की घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है उसकी लंबाई कितनी बताई गई है? 6 सेंटीमीटर की बताई गई है। कह रहे कि वो सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी? वो कितनी दूरी एक तरीके से तय करेगी, क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो घड़ी को हम क्या मान लेंगे साथियों? वृत्त मान लेंगे। और मान लीजिए सुई आपकी ये हो गई जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त की ये त्रिज्या ही तो कहलाई जाएगी। और इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? πr² होता है ना, πr² होता है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब r यहां पर क्या है? r देखिए घड़ी की सुई है, यानी कि इसकी लंबाई 6 है, तो ये त्रिज्या ही तो हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? ये आपकी त्रिज्या ही तो यहां पर हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों कितना बनेगा? ये आपका 22/7, और r क्या है साथियों? 6 है, यानी कि 6 गुणा आपका 6 आ जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर 5 मिनट के अंतराल पर आपसे पूछा जा रहा है, तो कुल मिला के साथियों हमें 5 से गुणा भी करना पड़ेगी। और इस 5 को साथियों एक तरीके से बात करें, 5 मिनट के अंतराल पर आपसे पूछी जा रही है ना, तो साथियों ये आपको क्या एक तरीके से 60 से इसको साथियों भाग भी आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको हमें घंटे में बदलना है। कितने साथियों? हमें इसको घंटे में बदलना है, इस वजह से। तो इसको आप साथियों कैलकुलेट कर डालिए। 12 से कट करोगे 60 को तो 12 आएगा, है ना। 6 से कट करोगे साथियों 2 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 11 आ जाएगा, यानी कि 11 × 66/60 यहाँ 7 यहाँ पर आ चुका है। इसको कैलकुलेट कर लो। 7 × 7 7 कितने हो जाएंगे?
7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 तियां कितने हो जाएंगे 21, 7 चौक कितने हो जाएंगे 28, यानी कि 9.4 करके आंसर आएगा। और 9.4 करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के ये थोड़ा सा दिक्कत सवाल दे रहा है। देखिए यहाँ पर 225 है, 225 अनुपात 144, इसका आपको वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है। तो कभी भी ऐसा नंबर आपको दे रखा हो तो हमेशा ये नंबर किसी का स्क्वायर होगा। तो ये नंबर किसका स्क्वायर है साथियों, ये मैं कहूंगा ये 225 15 का स्क्वायर है और 144 12 का स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल अनुपात क्या आएगा, 15:12 आएगा। और 15:12 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। बात समझ में आई आपको। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर। तो जो कहा जा रहा है वो कर लीजिए। ए का 15%, तो ठीक है भाई साहब, ए का 15%, ए का 15% जो है ना ये साथियों बी के 18% के बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करके ए बराबर निकाल लीजिए, बी बराबर क्या आएगा निकाल लीजिए। देखिए इन दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ए ये है बटे में क्या आ जाएगा साथियों बी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये साथियों 18 निकला है, 18 है और ये 15 यहाँ पर, ये 15 नीचे आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट करोगे 3 से कट करे, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 आ गया, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 6 आ गया। और बी की अगर बात करें साथियों बी बराबर कितना आ गया साथियों 5 आ गया। तो कुल मिला के अगर बात करें इतनी बात आपको समझ में। तो अब कह रहे हैं कि तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर, बी का कितना प्रतिशत, मैं कहूंगा बी का इतना प्रतिशत x%। तो b का x% जो है ना ये a के 20% के बराबर है। क्या a के 20% के बराबर है। तो फिर से इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको यहां पर सातु क्या करना है, कैलकुलेशन यहां पर सातु आपको करना है। तो b का कितना प्रतिशत है ना, तो x का मान कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा a गुणा 20 बटे b आएगा। a कितना है 6 है, यानी कि 6 गुणा 20 और b नीचे आ जाएगा, b कितना है 5 है। तो इसको कैलकुलेट करिए, 5 कम 5, 5 चौक 20, 6 चौक 24, यानी कि 24% आपका जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों बी का कितने प्रतिशत, मैं कहूंगा 24% ए के 20% के बराबर होगा। यह सवाल बहुत शानदार था और आपके एग्जाम में आने के पूरी चांस है, पूरी संभावना है। चलिए भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि एक आदमी ने 2400 की एक मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। मशीन का विक्रय मूल्य साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। तो एक आदमी ने साथियों 2400 रुपए की, कितने प्रतिशत की, 2400 रुपए की एक मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेचा, यानी कि उसने उसको 90% में साथियों बेचा। तो मशीन का विक्रय मूल्य, मशीन को कितने रुपए में उसने बेचा। तो 2400 का 90% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 24 की गुणा 90 से करा लीजिए, 9 से करा लीजिए। अभी 9 चौक आपके कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, 9 दूना 18 यानी कि 21 हो जाएगा। जीरो नहीं लगाया था तो जीरो लगा लीजिए, यानी कि 2160 आपका आंसर हो जाएगा। 2160 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना। चलिए तो ये पॉइंट नहीं है लगा हुआ साथियों। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आप लोग देखिए और बताइए सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए तो कहा जा रहा है कि कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें लड़कियां और लड़कों की संख्या 5:7 है, यानी कि टोटल कितने छात्र हैं साथियों, यहाँ पर 60 छात्र हैं। इसमें बॉयज भी हैं और इसमें साथियों गर्ल्स भी हैं। अगर बॉयज, अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट वो संख्या लिख दूं, जैसे कि अगर बॉयज का अनुपात 5 है तो लड़कियों का अनुपात 7 है। तो अगर मैं पूछूं बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो आप पता कैसे इसको निकालेंगे, देख लीजिए मैं आपको बता। टोटल लोग कितने हैं 60 हैं, बॉयज का अनुपात 5 है और नीचे आ जाएगा 5 और 7 का योग यानी कि 12। तो इसको कैंसिल करो, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, यानी कि बॉयज कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, है ना। बॉयज की अगर बात करें, बॉयज कितने हो जाएंगे साथियों 25 हो जाएंगे। और गर्ल्स की अगर बात करें, गर्ल्स का अनुपात 7 है, बटे 12 आ जाएगा, 5 7 35, यानी कि गर्ल्स कितनी आ जाएंगे 35 आ जाएगी। तो 25 35 कितने होते हैं 60 होते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, अभी कितने हैं 25, 5 लड़के निकल गए तो हो गए 20 लड़के। तो कहने के तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा, तो लड़कियां तो उतनी ही होंगी। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, 5 चौक 20, 5 7 35, यानी कि 4:7 आना चाहिए यहाँ पर, तो है ना। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों लड़कियों की संख्या का
नया अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। ये कोई दिक्कत तो नहीं, देखिए जरा, 12 पंजे 60, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा अच्छा, यहां पर एक दिक्कत ये हो गई कि लड़कियों को मैंने 5 मान लिया, लड़कियों को मैंने यहां पर कितना माना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझ गया, उल्टा हो गया, मतलब लड़के जो हैं वो 7 हैं लेकिन लड़कों को मैंने यहाँ पर 5 माना है, तो ये तो पूरा ही गलत हो गया। जरा सी देखिए दिक्कत से कितनी बड़ी गलती हो गई। कोई दिक्कत नहीं, इस गलती को दोहराया नहीं जा सकता बल्कि सुधारा जा सकता है। बॉयज की अगर बात करें, बॉयज यहाँ पर 7 के अनुपात में है, तो 7 अगर बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी, 5 होंगी। ये देखिए 5 लिखा है, जो पहले है वो समझ गए, है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथू, अब बॉयज कितने निकलेंगे, बॉयज निकलेंगे 35 और लड़कियां कितनी निकलेंगी, 25 निकलेंगी। तो अगर इसमें से 5 लड़के घटा दिए जाते हैं तो 30 हो जाते हैं और लड़कियां तो 25 हैं, 25 रहेंगी। तो 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, यानी कि 6/5 आपका आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। तो कुल मिला के साथियों, अगर कभी भी आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिलेगा तो आप इस टाइप के सवाल को कैसे करोगे ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर कभी भी साथियों आपको कोई परिमाप दे रखा हो कि भैया 64 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक त्रिभुज है, इसकी अंतः त्रिज्या इतनी है, अंतः त्रिज्या आपको दे रखी हो, तो कहने के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक सूत्र आपको लगाना पड़ता है, सिंपल सा वो सूत्र है, त्रिज्या बराबर आप क्या कहेंगे, त्रिज्या बराबर आप कहेंगे साथियों क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्या साथियों, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप साथियों आपको कहना होगा। अब उसके बाद साथियों इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर आप लिख दोगे। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल ही तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। अर्ध परिमाप की अगर बात करें, 64 सेंटीमीटर परिमाप है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी कि 32 हो जाएगा, है ना। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, 8 गुणा 32 करना पड़ेगा। तो 8 गुणा 32 कर दीजिए और आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना निकलेगा साथियों, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद इंग्लिश के हम लोग देख लेंगे 10 सवाल। चलिए, तो कह रहे हैं कि 10% क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि वस्तु का, है ना, वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 70 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी है और उस पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य साथियों आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए कैसे क्या करेंगे साथियों, आप इस सवाल को मुझे बताइए। 10% की हानि के साथ बेच रहा है यानी कि वो उसको 90% में बेच रहा होगा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या, वो उसको कितने में बेचेगा, 7 नीम 63 यानी कि 70 की लाया था, 10% की हानि से बेच रहा है तो 63 रुपए में बेचेगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, तो आप साथियों आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं, इन सभी क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लीजिए। आपसे कहा यह जा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एन एनिमल दैट प्रेज ऑन देयर अदर एनिमल्स। प्रेज का मतलब क्या होता है साथियों, शिकार। क्या मतलब होता है शिकार, यानी कि जो एक एनिमल है जो कि एक शिकार कर रहा है दूसरे जानवरों का, तो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, उसको शिकारी जानवर तो कहा जाएगा। तो शिकारी जानवर की इंग्लिश क्या होती है, मैं कहूंगा प्रेडेटर कहा जाता है। शिकारी जानवर को क्या कहा जाता है, प्रेडेटर कहा जाता है साथियों शिकारी जानवर को। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमलगैम की अगर बात करें, इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। तो अमलगैम का मतलब साथियों क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है साथियों, मिश्रण होता है। और कौन से वर्ड का मतलब मिश्रण होता है, मैं कहूंगा मिक्सचर का मतलब भी तो मिश्रण होता है। तो ये दोनों आपस में साथियों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, यानी कि हृदय की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है या उसके इलाज के बारे में कोई स्पेशलिस्ट है, वो डॉक्टर है ना, और हार्ट की जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसका वो डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है, ये बात आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछी जा रही है साथियों। फटाफट मुझे आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। चलिए
देखिए यहाँ पर लिखा हो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है साथी ये नेत्र विशेषज्ञ होता है, नेत्र का डॉक्टर होता है ये, है ना। उसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये साथी एक तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है ना साथी तंत्रिका वगैरह से संबंधित होता है। और डर्मालॉजिस्ट जो होता है साथी ये त्वचा का डॉक्टर होता है, ये क्या त्वचा का रोग होता है। बाकी बचाए साथियों कार्डियोलॉजिस्ट ये जो होता है ये हृदय से संबंधित बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड आपको की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों प्लीड। प्लीड का मतलब क्या होता है साथियों, निवेदन करना। क्या निवेदन करना इसका मतलब होता है। गिल्टी की अगर बात करें साथियों, अपराध कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं, है ना। गिल्टी फील हो रही है, अपराध मुझे लग रहा है। टैक्टफुल की जब हम साथियों बात करते हैं, टैक्टफुल का मतलब होता है विनम्र। क्या साथियों, विनम्र इसका। देखिए पिटीफुल ऐसे नहीं लिखा जाता है, पिटीफुल PITIFUL ऐसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा ये वर्ड गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे टू बी ऑफ द हुक। क्या टू बी ऑफ द हुक, इसका आपको बताने के मीनिंग साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कठिन परिस्थिति से निकलना इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कठिन परिस्थिति से निकलने को कहा जाता है टू बी ऑफ द हुक। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बी इन ट्रबल, टू बी ट्रैप्ड, टू बी क्लोज टू द टारगेट, टू एस्केप ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बिल्कुल कठिन परिस्थिति से निकलने को कहते हैं टू एस्केप ए डिफिकल्ट सिचुएशन। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहने के सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन नीड्स गुड, है ना, नीड गुड प्लानिंग एंड। अब एंड के बाद आपको साथियों बताने क्या आएगा। देखिए प्रिपेयरिंग हो रही एग्जामिनेशन की, गुड प्लानिंग, है ना, इसकी जरूरत है। गुड प्लानिंग और एरोगेंस की नहीं, एरोगेंस की जरूरत नहीं है। मॉर्टेलिटी की जरूरत नहीं है, उसके लेथार्जी की नहीं है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की है, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस वर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहने के कंसाइज की अगर बात करें तो कंसाइज का एप्रोप्राइट सिनोनिम आपको बताना है। कंसाइज का मतलब होता है कोई चीज कंसाइज कर देना, कोई सी चीज छोटी कर देना, उसको कम कर देना, है ना। तो मैं कहूंगा साथियों शॉर्ट ही तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहेंगे साथियों सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें प्रेजेंस की, अगर बात करें PRE, उसके अलावा SENS नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर C आना चाहिए। तो मैं कहूंगा इसकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। बाकी रेफरेंस की सही है, डिफरेंस की सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे के सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ए डिसीज विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर जो बीमारी चलती है ना साथियों और फिर वो बहुत ज्यादा लोगों में फैल जाती है बीमारी, तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको तो महामारी कहा जाएगा। क्या उसको कहा जाएगा, उसको महामारी कहा जाएगा। तो महामारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। एपिडेमिक कहा जाता है, एपिडेमिक कहा जाता है। तो एपिडेमिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं साथियों आपको एंटोनिम बताना है किस वर्ड का, इमर्ज वर्ड का। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इमर्ज का मतलब क्या हो। देखिए किसी चीज से एक तरीके से मान लीजिए निकलने को कहा जाता है। क्या निकलने को क्या कहा जाता है, इमर्ज कहा जाता है ना। किसी चीज से निकलने को क्या कहा जाता है साथियों, इमर्ज कहा जाता है। या मैं कह सकता हूं साथियों निकलकर सामने आना, क्या निकलकर सामने आने को क्या कहा जाता है, इमर्ज होता है। तो अब सामने आना और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, यानी कि छुप जाना, गायब हो जाना। तो कहीं ना कहीं इमर्ज का, देखिए आप कट किया कीजिए। राइज का मतलब होता है उन्नति, ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता किसी हालत में। फ्लो का मतलब प्रवाह होता है, ये भी नहीं हो सकता। अराइव का मतलब साथियों क्या होता है, पहुंचना होता है, ये भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं निकलना, सामने आना का एंटोनिम डिसअपीयर ही तो लग रहा है। तो कुल मिला के सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैं आपको एक शानदार चीज बताने जा रहा हूं साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल अगर आप वाकई में एग्जाम पास करना चाहते हैं तो बिहार पुलिस का, है ना, आपको प्लेलिस्ट दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में। उस प्लेलिस्ट पर साथियों आप क्लिक करिएगा। आप क्लिक करेंगे तो हमारी कुछ पिछले लगभग 10 दिनों की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। मैं कहूंगा साथियों अपनी परीक्षा से पहले पहले इन 10 दिनों की वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत आराम से निकल सकता है और निकल ही जाएगा, क्योंकि इन 10 दिन की वीडियोस में मैंने साथियों सब कुछ कवर अप कर दिया है। हर एक सब्जेक्ट का हर एक सवाल लगभग कवर अप कर दिया है। तो इस प्लेलिस्ट को जाकर साथियों आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाकर, है ना।
चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।